नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस में लेना, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एमसुमी के बारे में। एमसुमी मतलब मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी के ऊपर में एक एक ट्रेड आपको बताया था एज अ स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से और बहुत अच्छा खासा उन टारगेट अचीव हुआ और वो भी इजीली टारगेट अचीव हुआ कोई भी रिवर्सल ना करके। तो वो ट्रेड्स मैं आपको दिखाऊंगा उससे पहले कंपनी के ऊपर ट्रेड मैंने क्यों लिया था वो मैं आपको बता दूं। देखिए मैं उस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेता हूँ चाहे किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने, मैं उसके ऊपर डायरेक्टली एंट्री नहीं लेता क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न ही काफी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज सियोरिटी मिलता है जब फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। मतलब दोनों एक साथ अगर जुड़ेंगे तो दोनों एक साथ अगर बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है तो आपको इजीली टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं ये बहुत बार देख चुका हूँ जिस कंपनी का फंडामेंटल ठीक नहीं है मगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न तो ठीक बन रहा है, तो उनमें से फंडामेंटल ठीक ना होने के कारण शेयर में टारगेट मिल बहुत टाइम तक मिलता नहीं, बहुत टाइम तक लॉसेस भी हो जाते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश था। मार्केट कैप के हिसाब से, पी रेशियो के हिसाब से, आरओसी आरओई के हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक है। डिप भी कम है, इनकम भी ज़्यादा है और साथ ही साथ कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी इस बार क्वार्टरली रिजल्ट भी शानदार पब्लिश किया। मैं जो एक्सपेक्टेशन मेरा था कि कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट करेगा पिछले सालों की तुलना से, इस बार कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट भी किया। सेल्स अच्छा किया, एक्सपेंस को भी मेंटेन्स किए। उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट को देखिए, छोटा मोटा प्रॉफिट को कम किया। कोई बात नहीं, कंपनी में हर टाइम में प्रॉफिट लगातार जाम होता जाएगा ऐसे हो नहीं सकता। हाँ, कंपनी बहुत छोटा है, छोटा मतलब अभी भी मिड कैप टाइप स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी है। तो उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है और इस प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ते जा रहा है और कंपनी ईवी सेक्टर में खुद का जो मतलब प्रेजेंस है वो और भी बढ़ा रहा है क्योंकि ईवी सेक्टर में मार्केट में जो डिमांड है इस प्रोडक्ट का जो कंपनी सप्लाई देते हैं वो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ चुका है। और कंपनी का देखिए एक चीज मैं और भी आपको बता दूं जो पॉइंट्स आपको देखना जरूर चाहिए। वो पॉइंट्स क्या है, कंपनी ने कितना ट्रेड रिसीव किया, ये पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल में आप देखेंगे तो कंपनी 800 करोड़ का ट्रेड रिसीव किया। इसका मतलब कंपनी ने जो ट्रेड रिसीव किया उनमें से 27 करोड़ कंपनी प्रोसेसिंग में लगा दिया। तो प्रोसेसिंग अभी भी चल रहा है और बाकी 800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है कंपनी अपकमिंग कुछ ईयर्स में करेंगे। तो सोचिए पहले ही 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो सोचिए कंपनी में तो एक अप टेन बनेगा, आज नहीं तो कल बनने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग भी लिया और एज ए लॉन्ग टर्म ट्रेडर तो मैंने तो पहले ही आपको बोल चुका हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी इसके ऊपर होल्ड करता हूँ और कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग बनता है तो उसके ऊपर मैं टेल ले लेता हूँ। तो कंपनीज के ऊपर जो कंपनी के ऊपर जो फिक्स एसेट है, अगर वो एक बार मैं आपको दिखा दूं तो फिक्स एसेट में कंपनी का एसेट कहाँ पे बढ़ा, तो कंपनी का एसेट बढ़ा एक्चुअली प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग्स में। जो दोनों चीजों में एसेट को बढ़ना चाहिए, इस दोनों चीजों का एसेट अगर बढ़ रहा है तो ठीक ठाक है क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी जब जितना बढ़ेगा उतना मतलब कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। कि देखिए मान के चलिए आप अगर प्रोडक्शन एक मशीन से कर रहे थे तो आपको मान के चलिए पर डे 500 क्वांटिटी आपको मिलता था। तो अगर आपने वही 3 मशीन लगा दिया तो कितना, 500 करके कितना बनेगा टोटल 1500। तो क्वांटिटी तो बढ़ जाएगा ना, तो मशीन बढ़ गया तो इसका मतलब क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। तो कंपनी का प्रोजेक्ट अच्छा मिला तो कंपनी के प्रोडक्शन के भी ग्रोथ होगा। तो इस हिसाब से कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिए। अगर कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कंपनी का कैश फ्लो भी मेंटेन हो रहा है। तो दो तरीके से चीज आपको देखना चाहिए, वो है फिक्स एसेट। कंपनी इस बार हाईएस्ट फिक्स एसेट को परचेज किया, पिछले बार 100 करोड़ था, इस बार 200 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किया। तो हर दिशा में कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो देखिए इन डेप्थ के बारे में बात करूँ तो बहुत कुछ आपको वीकनेस भी दिखेगा और कुछ पॉजिटिव भी दिखेगा। तो मैं आपको वही चीज दिखा रहा हूँ जिस चीज को देखकर आपको पता चले कि हाँ इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। 100% किसी भी कंपनी आपको हाई रिटर्न देंगे, कंटिन्यू रिटर्न देंगे, ऐसे कोई गारंटी नहीं होता। आज मान के चलिए बहुत सारे लोगों ने तो विप्रो के ऊपर भी निवेश करके रखे थे, विप्रो 50% करेक्शन हो गया, 50%। तो क्या विप्रो डूब जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या विप्रो बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको सोच ऐसे रखना चाहिए कि कंपनी में जिसमें आप निवेश करके रखे हैं उसका बिजनेस अगर सही है, उसका परफॉर्मेंस अगर सही है, पूरा इंडस्ट्रीज गिर रहा है तो उसलिए गिर रहा, तो इसमें आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। उस टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सस्ते दामों में अच्छे कंपनी को ज्यादा शेयर खरीदने के लिए।
तो देखिए ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं, आपका कुछ ओपिनियन है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो देखिए कंपनी के फॉरेन इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो फॉरेन इन्वेस्टर देखिए लगातार खुद के इंक्रीजिंग किया, होल्डिंग्स को थोड़ा-सा डिक्लाइन किया था मार्च में, अभी जून क्वार्टर में फिर से माल उठा लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन भी चाहता है इस कंपनी के ऊपर बने रहने के लिए। म्यूचुअल फंड वाले के बारे मतलब म्यूचुअल फंड वाले के पास 14%, प्रोमोटर के पास 61%, पब्लिक के पास 9.5% और फॉरेन इन्वेस्टर के पास 11% और अदर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 7.5 3.5% के आसपास होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल हर किसी के पास इस कंपनी का होल्डिंग्स है। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं आपको मेंशन किया था, यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ, एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर क्रिएट किया और उसके बाद ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट कंपनी अचीव किया और 16% का टारगेट कंपनी देखिए फटाफट टारगेट अचीव किया और कितने दिनों में किया। अगर एंट्री लेवल से मैं आपको टारगेट लेवल तक दिखा दूं तो करीबन 77 डेज, इसका मतलब चलो 2 मंथ ही पकड़ लीजिए, तो 2 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे 16% का गेन मिला। कोई खराब है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिलहाल के लिए आप इंतजार करना, कोई भी मौका मिले तो आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, उस लेवल का इंतजार कर रहा हूँ। जब कोई लेवल्स बने तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े एक पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी है। तो मार्केट में अगर 10 गाड़ी आपको दिखेगा तो 10 गाड़ियों में मारुति की गाड़ी है, आपको 7 गाड़ियां दिखने को मिल जाएगा। तो टोटल ओवरऑल अगर रास्ते में आप रुक के हैं और आपको 10 गाड़ी आपको दिख रहा है तो आप देखेंगे 7 गाड़ी आपको मारुति का ही दिखेगा। बाकी अदर्स कंपनी का गाड़ी आपको 3 गाड़ी, मतलब परसेंटेज वाइज 3 गाड़ी आपको अलग कंपनी का दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कंपनी में क्वांटिटी से कंपनी ट्रेड करते हैं। कंपनी मतलब क्वालिटी से और क्वांटिटी से ट्रेड करता है, कंपनी प्राइस के हिसाब से नहीं। तो इस कंपनी का हाईएस्ट गाड़ी का कीमत शायद 15 से 20 लाख ही दिखने को मिले, तो उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अभी धीरे-धीरे करके कंपनी हाई प्राइस की गाड़ी के ऊपर भी काम करना स्टार्ट किया है और कंपनी देखिए ईवीज़ के ऊपर तो काम करने के लिए टोटली इनकार कर दिया था। अभी ईवीज़ के ऊपर भी काम करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ईवीज़ भी जितने सारे गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे उसके लिए टैक्स भी कम करेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा टैक्स पेमेंट करने के लिए। तो इस सब कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के बाद मारुति ने डिसाइड किया 2025 में फर्स्ट वो ईवीज गाड़ी मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो 2024 से 25 के अंदर अंदर ईवीज गाड़ी लॉन्च करेंगे। तो कंपनी बहुत पुराना है, कंपनी 1980 से स्टार्ट हुआ। तो मुझे इस कंपनी में सबसे जो स्ट्रेंथ लगा, कंपनी इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी आज भी 1 रुपया कर्जा नहीं लेके रखा। कर्जा मतलब छोटा मोटा कर्जा है, इस कर्जे को डेप्थ ऑफ इक्विटी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से दिखा दूं तो एकदम ना के बराबर कर्जा है, जीरो डेप्थ आप कंपनी बोल सकते हैं। अच्छा खासा इनकम भी जनरेट किया और कंपनी क्वार्टरली किस तरीके से परफॉर्मेंस किया अभी तक वो रिजल्ट नहीं आया। कंपनी ईयरली बात करूं तो कंपनी में जो चीज दिखेगा, कंपनी लगातार सेल्स को इंक्रीज किया और इस बार हाईएस्ट सेल्स को इंक्रीज किया करीबन 1,17,000 करोड़ के आसपास। तो सेल्स इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस को भी कंपनी उसी तरीके से किया। तो सब कुछ मेंटेन करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट, करीबन 11,000 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट किया और कंपनी फर्स्ट टाइम 8,000 करोड़ का क्रॉस कर चुके हैं। पिछले सालों की तुलना से कंपनी डबल से भी ऊपर कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया और इसी के चलते स्टॉक के ऊपर कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिला है। अगर इसी चीज को मैं आपको इस तरीके से दिखा दूं, अगर रेशियोज बेसिस में दिखा दूं, तो कंपनी में जो पॉइंट्स मुझे सबसे बेस्ट लगा कि इतनी बड़ी मतलब गाड़ी सॉरी मतलब इतने बड़े व्हीकल्स बेचने वाला कंपनी से इतने बड़े मार्केट लीडर है, तो फिर भी देखिए कंपनी सिर्फ 10 दिनों के अंदर अंदर हाथ में पैसा आ रहा है। गाड़ी बेचने के बाद 10 दिनों के अंदर अंदर हाथ में पैसा आना, तो सोचना कोई ग्रोसरी दुकान में भी इतना जल्द से जल्द पैसा नहीं आता। तो मेरे हिसाब से इसका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि आपको इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहने के हिसाब से सोचना चाहिए। तो रही बात कंपनीज के ऊपर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूं तो देखिए प्रोमोटर के पास 56%, उसके बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स फॉरेन इन्वेस्टर ने उठा कर रखा 21% के आसपास और म्यूचुअल फंड वाले ने 11% के आसपास। और आप देखेंगे तो आदर्स जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसमें 6.95% के आसपास होल्डिंग्स किया और रिटेल ने 3.5% के आसपास होल्डिंग्स किए। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, वो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न्स में आपको बना के दिया। पहले एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना और हैंडल को ब्रेकआउट भी किया, मगर ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ। तो इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग हो तो उसके ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, तब मैं जरूर एंट्री लूंगा
और एंट्री लेने के बाद आपको एक 17% का टारगेट मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बायर यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद ही आप यहाँ पे एक एंट्री लेवल जरूर बनेगा। तो मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ कब ब्रेकआउट होगा, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है पीआई इंडस्ट्रीज। तो पीआई इंडस्ट्रीज आप सभी जानते हैं इंडिया के एक लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल्स बिजनेस के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो देखिए इस कंपनी का सेक्टर वाइज दिखा दूं तो यूपीएल जो एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज में पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में नंबर 1 था, आज यूपीएल सेकंड पोजीशन में चला है। क्योंकि इस यूपीएल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, वो मैं अलग से वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और फिर भी यूपीएल के बारे में डीप डिटेल्स वीडियो आपको चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो एक्चुअली देखा जाए तो पीआई इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप बढ़ा, तो इसलिए पीआई इंडस्ट्रीज नंबर 1 बना। तो फिर भी मैं पीआई इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ क्योंकि इसका आरओसी आरओई बेस्ट लेवल में है, कर्जा एकदम जीरो डेप्थ है, सेल्स भी अच्छा खासा है। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। तो कंपनीज के जो पॉइंट्स में के बारे में बात करूँ, कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से लगातार एक करेक्शन देखने को मिला है। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बता दूं, कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और केमिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत है अभी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ चुके हैं। और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण केमिकल्स का जो मार्केट में जो डिमांड है वो घट चुके हैं, क्योंकि चाइना केमिकल्स मार्केट को खा रहा है। और यूएस यूके और जर्मन इस तरीके से कंट्रीज में चाइना सस्ते दामों में खुद का केमिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और इसीलिए इंडियन कंपनीज के ऊपर प्रेशर बन रहा है, क्योंकि अब सबसे पहले तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ चुके हैं और डिमांड कम होने के कारण कंपनी का सेल्स भी कम हुआ है। तो अभी कंपनीज का रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी के ऊपर प्रेशर इसीलिए बन रहा है क्योंकि इस सेक्टर में जो जो लीडर्स प्लेयर है जैसे एसआरएफ, इसका भी रिजल्ट आ गया। तो जहाँ पे आपको देखने को मिला अच्छा खासा सेल डाउन हुआ है। तो इंडिया के सबसे बड़ा एक केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी है जिसका नाम है एसआरएफ। तो उन्होंने अगर सेल डाउन किया तो मेरे हिसाब से पीआई इंडस्ट्रीज के ऊपर भी सेल डाउन हो सकते हैं। देखिए फिर भी पीआई इंडस्ट्रीज एक एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्री काम करते हैं, तो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट बनते हैं उस प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहते हैं। तो अभी देखना है इस बार तो फ्लड भी हुआ बहुत जगह पे और बहुत जगह पे सूखा भी पड़ गया। मतलब कोई भी एग्रीकल्चर ठीक ठाक से हुआ नहीं, तो इस बेसिस में इसका डिमांड भी कम हुआ है। तो अभी देखना है क्वार्टर रिजल्ट आने दीजिए, तो किस तरीके से रिजल्ट होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गिरावट का क्यों कारण है। तो मेरे हिसाब से जो गिरावट का कारण है वो यही है कि रिजल्ट थोड़ा सा करेक्शन आ सकते हैं। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको एक लेवल्स क्रिएट किया था। तो मैंने आपको एक शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद एक शोल्डर, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स क्रिएट हुए थे और वो भी रिवर्सल। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एंटी लेवल इस कैंडल के ऊपर हुआ और यहाँ पे टारगेट 20% के आसपास था। तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद करेक्शन हुआ। तो मेरे हिसाब से इस जो करेक्शन हो रहा है ये दो कारण के वजह से है। बड़े बड़े ऑपरेटर क्या करते हैं, इसको अच्छा खासा माल खरीदने के लिए, देखिए मान के चलिए उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की और उसके बाद ऊपर चला गया, तो वो तो ऊपर में नहीं खरीदारी करेंगे, उसको नीचे लेके आए, फिर से माल भरना स्टार्ट किया और मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद फिर से ब्रेकआउट करे तो इजीली टारगेट इस लेवल तक हो सकते हैं। तो मैंने तो एंट्री ले लिया यहाँ पे और देखा देखा जाए क्या होने वाला है। अगर देखिए हर कोई कंपनी के ऊपर यही सोचकर एंट्री लूंगा कि प्रॉफिट ही मिलेगा, तो ऐसे हो नहीं सकता, कभी कभी लॉसेस भी लेना पड़ता है। तो अभी करेक्शन होगा तो कहाँ पे लॉसेस लूंगा वो भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं चुपचाप बैठने वाला हूँ, क्योंकि एंट्री तो हो चुके हैं, अभी चुपचाप बैठना ही ठीक ठाक रहेगा। तो बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रेमीडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो रेमीडियम लाइफ केयर लिमिटेड एक देखा जाए तो एक रिटेल सॉरी ट्रेडिंग कंपनी है, एक ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो अपडेट क्या है, कंपनी का बोनस। कंपनी हर 9 शेयर सॉरी हर 5 शेयर में आपको 9 शेयर बोनस की तरफ से देने वाले हैं। और वो भी कब देगा, 28 तारीख को। मतलब कंपनी आपको बोनस यहाँ पे ऑलमोस्ट दे चुके हैं और इस बोनस आपको मिल चुके हैं। तो आपके डीमेट अकाउंट में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे सर डीमेट अकाउंट में अभी तक नहीं आया। देखिए कुछ प्रोसीडियर होते हैं, कुछ टाइम लगते हैं, क्योंकि देखिए कुछ एडजस्टमेंट का प्राइस भी एडजस्टमेंट, उसके बाद किसके पास कितना शेयर है उसको कैलकुलेशन करने के बाद ही आपके डीमेट अकाउंट में शो करेगा टोटल जो शेयर है। तो आप इंतजार करना, 1-2 हफ्ते तो लग ही जाते हैं, तो टाइम लगेगा। तो टाइम के बाद आपको जरूर डीमेट में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी डीमेट में अकाउंट में नहीं आया तो आप आपके जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उसको जरूर कॉल करके ये सारी चीज आप डिटेल्स में पूछ लेना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।